वक्त सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद मीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। हामिद मीर साहब, बहुत कुछ हुआ, हमने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी देखे, प्रोग्राम्स भी देखे, और ये सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब अभी भी शायद आना बाकी हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना ही चाहूँगी कि 24 नवंबर का एक एहतजाजी धरना होता है, एहतजाज की कॉल होती है, फाइनल कॉल होती है। एज सच हुकूमत हमें मुज़ाकरात में कहीं भी संजीदा नजर नहीं आई, लेकिन फिर भी पैगाम रसानी होती रही। आखिर हुकूमत ने उस दिन किसी तहम्मुल से काम लेने के लिए क्यों नहीं सोचा, या तहम्मुल से काम क्यों नहीं लिया आपकी नज़र में? और शायद कैपिटल में, दारुल खिलाफा में, वफाक में पहली दफ़ा एहतजाजी मुजाहिरीन पर डायरेक्ट गोलियां चली हो, तो क्यों ये क्या माइंडसेट था, और क्यों नहीं सोचा कि तहम्मुल से काम लें या मुज़ाकरात से करें, या किसी और तरीके से उनको डिस्पर्स करने की कोशिश करें? देखिए, इसमें जो मुझे जो लगता है वो ये है कि हुकूमत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं थी। क्योंकि मैं उस दिन सुबह 11 बजे से लेके तो रात 11:30-12 बजे तक मैं उसी ब्लू एरिया के इलाके में भी था, क्योंकि हमारा भी ऑफिस वहीं पे है। तो इस दौरान में हुकूमत के 2-3 जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, मेरी उनके साथ बात भी हुई, बल्कि 1 to 1 मीटिंग भी हुई, और एक मिनिस्टर साहब का तो उस दिन मैंने इंटरव्यू भी किया था। तो मुझे ये तासुर मिल रहा था कि ये जो सियासी लोग हैं हुकूमत के, इनको कोई मसला नहीं है कि अगर तहरीके इंसाफ का जो धरना है वो अगर डी चौक में आके बैठ जाता है तो इनको कोई मसला नहीं है। वो मुझे मिसाल दे रहे थे कि आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी 2012 में, 11 में या 12 में भी ताहिरुल कादरी साहब एक धरना लेके आए थे सर्दी के मौसम में, और पीपल्स पार्टी ने उनको रोका नहीं था। वो आए, वो डी चौक में आके बैठ गए, पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठ गए, और काफी दिन तक बैठे रहे। फिर कंटेनर पर जाकर मिनिस्टर्स ने मुज़ाकरात की और फिर वो वापस चले गए। आपको याद होगा जब एक बड़ी मशहूर जफ्फी पड़ी थी ताहिरुल कादरी साहब की और कमर ज़मान कायरा साहब की, तो वो एक नून लीग के साहब की, जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो वो नून लीग के एक मिनिस्टर्स जो हैं वो मुझे वो याद करवा रहे थे। वो कह रहे थे आपको याद है ना, तो ये अगर आगे बैठ गए हैं तो ठीक है, हमें तो कोई मसला नहीं है। मैंने उनसे ये कहा जी कि दोपहर कुछ प्रोटोन पे कब्जा किया है, और उसके शुरू में तो ऐसे लग रहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजामत नहीं की और वो वापस चले गए हैं, रिट्रीट कर गए हैं ताकि खून खराबा ना हो। लेकिन 2 बजे के बाद जो है वो बहुत फायरिंग हुई है, और 2 बजे से लेके और 5 बजे के दरमियान, उसका तो मैं नहीं शाहिद हूँ, बहुत ज्यादा फायरिंग हुई थी। और 3-3:15 बजे के करीब मैंने खुद देखा कि कुछ लोगों को गोलियां लगी और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो मैंने उन मिनिस्टर्स को कहा कि अब आप कह रहे हैं कि जी अगर ये आगे बैठ जाते हैं तो आपको एतराज नहीं है, तो आपने बताना था ना, क्योंकि ये तो अभी तक बहुत फायरिंग हो चुकी है, और उस वक्त भी फायरिंग हो रही थी जब मेरी उनसे बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमारी अभी प्राइम मिनिस्टर से बात होती है, कोई मीटिंग होगी तो हम उनको कहेंगे कि कोई जरूरत नहीं है इनके खिलाफ क्रैकडाउन करने की, आगे बैठे हैं, इनको बैठे रहने दें, इनको वरना लाशें मिल जाएंगी। तो थोड़ी देर के बाद 5:15 साढ़े 5 का टाइम था ये, और मैं अपने दफ्तर वापस आया हूँ, और उसके बाद जैसे ही मगरिब का अंधेरा हुआ है तो मुझे मेरे ऑफिस के लोगों ने कहा जी कि आप अपने ऑफिस की लाइटें बंद कर दें। मैंने कहा मैं लाइटें क्यों बंद कर दूं, मैं काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि हुक्म आया कि सब लाइटें बंद कर दें। मैंने कहा ये टीवी चैनल का दफ्तर है, अगर हम लाइटें बंद कर देंगे तो काम कैसे करेंगे? उन्होंने कहा सर हमें ये नहीं पता, आपको बंद करनी पड़ेगी। तो मैंने समझा कि ये कुछ ज्यादा परेशान है। मैंने कहा जाएं आप अपना काम करें। मैंने फटाफट जो है ना वो अपने प्रोड्यूसर से कहा कि आप एडिट करें जो हम बाहर से शूट करके लाए, और अभी सेकंड पार्ट हमें करना है। लेकिन इस दौरान में कुछ और लोग भी आ गए और उन्होंने मुझे कहा जी कि आप सिर्फ लाइट बंद ना करें, आप कमरा बंद करें अपना और जाएं दफ्तर से। मैंने कहा यार आप कैसी बात कर रहे हैं, ये टीवी चैनल का दफ्तर है, ये कैसे बंद हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं ये तो बंद होगा। और 6:30 और 7 बजे के दरमियान वो हमारी पूरी बिल्डिंग जो है वो उसकी उन्होंने लाइटें ऑफ करवा दी। मुझे बताया गया जी कि वापडा ने बिजली बंद कर दिया है और जो जनरेटर है वो काम नहीं कर रहा, ये है वो, कुछ टेक्निकल इश्यूज उन्होंने बताए। और हमें जनाब सब के सब लोगों को उन्होंने वहां से निकाल कर और 7 बजे उन्होंने लॉक कर दी, उस बिल्डिंग को लॉक कर दिया। हम बाहर थे। तो आपने देखा होगा कि उस दिन मेरा शो जो है वो सारे का सारा बाहर था। एक मिनिस्टर का मैंने इंटरव्यू किया, वो इसके घर पे जाके किया। तो मुझे यकीन हो गया था कि आज रात को कुछ बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। तो मैंने फिर दोबारा एक वजीर साहब को
मैंने कांटेक्ट किया, मैंने कहा जी हमें तो हमारे ऑफिस से निकाल दिया, तो इसका मतलब है कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है आज। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। और फिर एक और मिनिस्टर को पूछा, उसने कहा मुझे नहीं पता। लेकिन थोड़ी देर के बाद 8 बजे, सवा 8 बजे जो है वो कुछ इस तरह की मूवमेंट शुरू हुई कि जो जिन्ना एवेन्यू पे जो चाइना चौक के सामने जो एक बहुत बड़ा मजमा था पीटीआई वालों का, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे कहा कि जनाब आप यहां से कहीं आगे पीछे हो जाएं, क्योंकि ऊपर बिल्डिंग्स पे स्नाइपर बैठे हुए हैं, वो आपको निशाना बनाएंगे और इल्जाम हम पे लगा देंगे कि इमरान खान ने अडयाला जेल से हुक्म जारी किया था कि हामिद मीर को कत्ल कर दिया जाए। मुझे हाथ जोड़ के उन्होंने कहा, तो मैं तो वहां से वाकई खौफजदा हो गया। मैंने कहा ये तो बड़ी जबरदस्त कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उन्होंने मुझे पेश कर दिया डराने के लिए। मैं वहां से हट गया और मैं पोली क्लिनिक की तरफ चला गया। और इस दौरान में 8:30 9 बजे के करीब जो है वो इस तरह की मूवमेंट शुरू हो गई कि ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ी देर में कुछ होगा, और कुछ देर के बाद फायरिंग शुरू हो गई। तो मुझे तो ये लगता है कि जो सियासी लोग थे वो चाह रहे थे कि ऑपरेशन ना हो, लेकिन जो गैर सियासी जहन के लोग हैं वो प्रिवेल कर गए और उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। सर ऑपरेशन हो गया, जो सारी चीज़ें आपने बताई डेफिनेटली बड़ी अलार्मिंग भी हैं और अफसोसनाक भी हैं। अब मामला जो हुकूमत है वो, मैं तो कुछ लोगों के बयान देख के अभी भी हैरान हूँ कि अभी भी तमस्खुर उड़ा रहे हैं कि कहाँ है लाशें, कोई लाश है तो बताएं, पीटीआई वाले लाशें ढूंढ रहे हैं। सर आपने पूरा अपना टाइम वहाँ पर गुजारा, आपकी इत्तलात के मुताबिक कितने लोगों की वहाँ पर डेथ्स हुई हैं और हुई भी हैं कि नहीं हुई हैं, और ख़ासतौर पर वो नमाजी जिसकी हम कंटेनर वाले की बात कर रहे हैं? नहीं देखें, मैं पहले उस नमाजी की बात आपको बता देता हूँ। वो उसका नाम है ताहिर अब्बास तारड़, वो मंडी बहाउद्दीन के करीब है, तहसील फालिया, उसके एक गांव से उसका ताल्लुक है। और वो जो है अपने जब गांव से चला था तो उसने मुझे, उसके कुछ साथियों ने मुझे बताया, और मुझे उनके साथियों ने क्रैक डाउन होने से पहले बताया, दिन की रोशनी में, क्योंकि शायद मैं पहला आदमी था जिसने डी चौक में जब पीटीआई वाले पहुंचे तो टीवी चैनल तो खबर नहीं चला रहे थे कि उन्होंने कब्जा कर लिया एक डी चौक पे, तो मैंने वो एक वीडियो पोस्ट कर दी थी। तो उसके बाद जो है ना मुझे फिर पीटीआई वाले जो है उन्होंने, क्योंकि मैं करीब ही था उनके, तो उन्होंने बहुत सी मुझे जो है ना इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। मुझे एक बंदे ने बताया कि ये जो है ना इसने मन्नत मांगी हुई थी कि अगर मैं डी चौक पहुंच गया तो मैं वहां पर कंटेनर पे चढ़ के को मैं कोई शुक्राने के नफल अदा करूंगा। तो ये वो वाकई वो नफल अदा कर रहा था। और उसने उस वाकये के बाद जब वो नीचे गिर गया तो उसके बाद उन्होंने उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया है। हॉस्पिटल से उसकी दोनों टूट गए थे, उसको पहले तो अपने इलाके की तरफ लेके गए हैं, लेकिन फिर उसके जो कुछ साथी हैं वो उनका एक ख्याल था कि क्योंकि हॉस्पिटल में इसका नाम वगैरह दर्ज हो गया है तो ये इसके पीछे आएंगे, तो वो उसको कहीं और ले गए। तो वो बहुत शदीद जख्मी है, लेकिन वो इस वक्त पुलिस या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास नहीं है, अलबत्ता उसकी फैमिली को तंग किया जा रहा है। अब आपने जो पूछा कि आपके ख्याल में कोई डेथ हुई या नहीं हुई, जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है तो मैं एक आदमी को जानता हूं, शफीक लुंड, जो कि 26 नवंबर वाले दिन कुछ देर के लिए, तकरीबन 30-35 मिनट के लिए वो मुसलसल मेरे साथ था। मैं जिधर जा रहा था वो मेरे साथ था। वो आप होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं वो बड़ी दूर से आया था डीजी खान से, तो उसने देखा ये हामिद मीर भी हमारे दरमियान घूम फिर रहा है, इसकी भी आंसू गैस की वजह से आंखों से पानी निकल रहा है, इसको खांसी आ रही है। वो मुझे कभी बोतल पकड़ा देता था, कभी मुझे वो नमक दे देता था। एक दफा उसने मेरी आंखों पे अर्के गुलाब का स्प्रे भी किया। तो वो उसी टाइम जिस टाइम पे मैं घूम फिर रहा था और मुझे वहां से हटने के लिए कहा पीटीआई वालों ने, उस टाइम पे उसको गोली लग गई। मुझे उस वक्त नहीं पता चला कि इसको गोली लगी है, मुझे बाद में पता चला जब मैंने उसकी डेड बॉडी देखी और उसका भाई जो है वो उसकी डेड बॉडी लेने आया। तो मुझे एक इस्लामाबाद के वकील साहब हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा यार ये बंदा है और इसकी ये तस्वीर है और इसका जो भाई है उसकी डेड बॉडी लेने आया, वो कह रहे हैं जी कि हमारे पास कोई डेड बॉडी नहीं है। तो मैंने कहा इस लड़के को तो मैंने देखा है खुद, ये तो वही है, दाढ़ी वाला आदमी है। तो फिर मुझे मेरे एक कुलीग ने, मेरे कुलीग है जो मेरे साथ उस दिन मूव कर रहे थे, उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई जिसमें वो नजर आ रहा है, उसको लेके जा रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं।
तो वो बंदा जो है वो वहीं पे ब्लू एरिया में, मेरे पास उसकी वीडियो फुटेज है, उसी ब्लू एरिया के इलाके में उसको गोली लगी, हॉस्पिटल लेके गए, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर उसकी डेड बॉडी की फुटेज है। लेकिन जो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है उसमें वो जो शफीक लुंड है, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में उसकी जो डेड बॉडी हैंड ओवर करना है उसकी फैमिली को, वो 3 और जो लोग 26 वाले दिन हॉस्पिटल लाए गए, पॉलीक्लिनिक में और पिम्स में, और उनकी वहां पे डेथ हो गई। जब उनको लाया गया वो जिंदा थे, बुलेट इंजरी थी उनकी, और उसके बाद कुछ देर बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये 3 वो हैं, और हॉस्पिटल ने उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी किया। लेकिन हॉस्पिटल ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें कहा जी कि कोई आदमी जो है वो उसकी मौत वाकया नहीं हुई। लेकिन हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में ये जो 3-4 लोग हैं इनकी मौत की तस्दीक की गई है। तो मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो, उनको भी तो इसीलिए एक झूठे केस में फंसाया ना कि उनके पास भी कम से कम 5 जो लोग हैं वो खुद कह रहे हैं, हाँ।